write down entropy change in irreversible process. Entropy change in irreversible process. इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कितना होता है, क्या होता है, देखो। ठीक है, देखो आपको पता है एंट्रोपी चेंज कितना होता है टोटल सिस्टम का। डेल्टा एस की वैल्यू 0 से ज्यादा होती है इरिवर्सिबल। कैसे? जैसे मान लिया कि कोई सिस्टम है, ये हमारा कोई सिस्टम है, इस सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को सराउंडिंग से मिल रही है। तो भाई सिस्टम का और सिस्टम का टेम्परेचर T1 केल्विन है और सराउंडिंग का T2 है। सॉरी, सिस्टम से क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होगा? माइनस का क्यू अपॉन T1। और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होगा? क्यू अमाउंट ऑफ हीट किसके पास जा रही है? सराउंडिंग के पास, तो क्यू अपॉन T2 हो जाएगा। तो टोटल एंट्रोपी कितनी होगी सिस्टम की प्लस सराउंडिंग की? क्या होगी? माइनस क्यू अपॉन T1 प्लस क्यू अपॉन T2। कितना आएगा? क्यू 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। समझ गए? तो इसकी वैल्यू जो होती है, और यहां पर क्या होगा, T1 की वैल्यू हमेशा T2 से ज्यादा होगी। T1 T2 से ज्यादा होगा तभी डेल्टा एस की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। नोट करो। फेस ट्रांसफॉर्मेशन, फेस फेस ट्रांसफॉर्मेशन हेडिंग पड़ेगा। फेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? देखो, हमें आपको पता है फेजेस कितनी होती है? 3 होती हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड। तो अगर कोई मान लिया सब्सटेंस है, सॉलिड से किस में जा रहा? गैस में। या कोई सब्सटेंस है, गैस में किस में जा रहा? लिक्विड में। या लिक्विड से किस में जा रहा? गैस में। क्लियर है? तो देखो जरा होता क्या है, हम सबको पता है कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है। डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है किसी रिएक्शन का कि रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट होता है। क्लियर है? और डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी? अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो एंट्रोपी क्या होगी? 0 से ज्यादा। अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 से कम होगी तो एंट्रोपी भी लेस देन 0 होगी। और अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो कोई भी एप्रिसिएबल चेंज एंट्रोपी में नहीं होगा। नो एप्रिसिएबल चेंज इन एंट्रोपी। अब जरा सुनना, आपसे करा इन तीनों में इसकी एंट्रोपी क्या होगी? इसकी एंट्रोपी होगी गैस की एंट्रोपी माइनस सॉलिड की एंट्रोपी। आपको पता है गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है सॉलिड से, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है। यहाँ पर क्या होगा? लिक्विड माइनस गैस। आपको पता है गैस की ज्यादा होती है तो ये माइनस में, तो इसकी लेस देन 0 आएगी। यहाँ इसकी क्या होगी? गैस माइनस लिक्विड। गैस की ज्यादा होती, इसकी वैल्यू 0 से क्या आएगी? ज्यादा आएगी। अगला जैसे है एक्स गैस से एक्स सॉलिड, तो यहाँ पर कितना आएगा डेल्टा एस की वैल्यू? एंट्रोपी ऑफ सॉलिड माइनस एंट्रोपी ऑफ गैस। अब सॉलिड की कम होती है, गैस की ज्यादा होती है, तो इसकी वैल्यू लेस देन क्या आएगी? 0 आएगी। क्लियर है? तो ये होता है यहाँ पर फेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब। जैसे एग्जांपल, आप इसको नोट करो एग्जांपल। सगुन का लेक्चर देख लिया था? यस सर। नोट करो।
आंटी का थाली लगा दी। नोट हो गया सर? हाँ, 3/3 वाली रिएक्शन में आपने लास्ट में क्या लिखा है? क्योंकि गैस माइनस लिक्विड है, गैस का ज्यादा होता है, गैस के ज्यादा होता है लिक्विड से ना। सर ज्यादा ये ही तो है। उसके राइट में जो है, ये हाँ नो लिखा है, नो कोई भी चेंज नहीं होगा एंट्रोपी में, डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी। अब देखो फेज ट्रांसफॉर्मेशन कराना है, अगर फेज चेंज करनी है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जैसे सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो फ्यूजन होगी, ठीक है। अगर लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं तो वेपोराइजेशन होगा, एंथैल्पी ऑफ, ऐसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगा, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग पड़ेगा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, इसको लिखते हैं डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन। क्या होता है फॉर्मूला? इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर टी अप इन केल्विन। कहने का मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सॉलिड से किस में चेंज होना, लिक्विड में चेंज होना। अगर एक मोल सॉलिड को एक मोल लिक्विड में चेंज करते हैं तो जो एंथैल्पी रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाती है। क्या कहलाती है? ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाता है। मतलब क्या बोलेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज द एंट्रोपी चेंज when 1 mole of the solid substance changes into liquid form at its melting point। लिखो जरा, लिखो जरा, it may be defined as, it may be defined as the entropy change, the entropy change when 1 mole of solid substance, 1 mole of solid substance changes into liquid form at its melting point, अपने मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है एंट्रोप, एग्जांपल लिखेंगे इसका एक पहले, इसका एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल है द स्टैंडर्ड enthalpy of fusion at 273 Kelvin and 1 bar pressure for water is 6 kilojoule per mole, then change in entropy is। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितना। सिंपल सा है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 6 × 10⁻³ जूल में चेंज कर लेना, अपॉन टेम्परेचर कितना है 273, यहां से आएगा 21.98 जूल पर केल्विन पर मोल। इस फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, व्हाट इज द
what is the melting point of benzene if enthalpy of fusion is equal to 9.95, enthalpy of fusion is equal to 9.95 kilojoule per mole, kilojoule per mole, and entropy of and change in entropy of fusion is equal to 35.7 जूल पर केल्विन पर मोल। ऑप्शन दिया है, आप निकालो, मैं तब तक ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। 278.7 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 278.7 केल्विन, सी ऑप्शन है 300 केल्विन और डी ऑप्शन है 298 केल्विन। जल्दी से आंसर दो, समझो। डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला डेल्टा एच अपॉन टी। टी पूछा है तो केल्विन में ही आंसर आएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच है तुम्हारा 9.94 किलो जूल में है, जूल में चेंज कर लेना क्योंकि एंट्रोपी कितना है, जूल में है, ठीक है। 35.7, यहां से आंसर कैलकुलेट करोगे 278.7 केल्विन आएगा। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। सेकंड, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। तो 1 मोल लिक्विड से 1 मोल वेपर बनाने के लिए जितनी भी एंथैल्पी की जरूरत पड़ती है एट दिस बॉइलिंग पॉइंट, अब कौन करके क्या आएगा, यहां से आएगा डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कौन सा होगा, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइल करेंगे तभी वेपर बनेगा, ठीक है। और तीसरा होता है एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। तो यहां से फॉर्मूला निकलेगा डेल्टा एस सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से वेपर में आना। अगर H2O सॉलिड से H2O वेपर में जाना है गैस में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। नोट डाउन करो, एग्जांपल लिखो जरा। द एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन इज, एंट्रोपी ऑफ vaporization of benzene is 85 joule per Kelvin per mole when 117 gram benzene vaporizes at its normal boiling point, at its normal boiling point, then change the entropy change, then entropy change of surrounding is, ऑप्शन दे रहा हूं,
ए है माइनस का 85 जूल पर केल्विन, बी है माइनस का 85 इंटू 1.5 जूल पर केल्विन, सी है 85 इंटू 1.5 जूल पर केल्विन, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दो। देखो एंथैल्पी ऑफ एंट्रोपी वेपोरेशन जो होता है वो 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। आपको सिस्टम की एंट्रोपी कितनी दी गई है? सिस्टम की एंट्रोपी दी गई है 85 इंटू 1 मोल की इतनी है तो 170 ग्राम की कितनी होगी? तो 170 ग्राम का मोल निकालो, किससे 78 से डिवाइड करोगे तो 1.5 मोल आएगा। तो 1 मोल की इतनी, तो इसकी कितनी आएगी? इतनी आएगी जूल पर केल्विन। अच्छा सिस्टम की ये तो, और सराउंडिंग की क्या होगी? हम सबको पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, डेल्टा ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस टाइम किसके हो जाता है? सराउंडिंग के। तो एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाएगी? माइनस लगा दो 85 इंटू 1.5 जूल पर केल्विन। ये 1.5 कहां से आएगा? मोल्स ऑफ बेंजीन 117 अपॉन 78 करो, कितना आएगा? 1.5। तो 1 मोल की एंट्रोपी 85 है, तो 1.5 मोल की क्या होगी? 85 इंटू 1.5 हो जाएगी। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था, एन मस्ती का था। ठीक है, अगला एग्जांपल लिखेंगे। राइट डाउन chloroform chloroform has enthalpy of vaporization is equal to 29.2 kilojoule per mole and boils at 61.2 degrees Celsius. What is the value of entropy change in vaporization for chloroform? बताओ क्या होगा भाई? ऑप्शन दे रहा हूं, आप निकालो। 87.3 जूल पर मोल पर केल्विन, बी ऑप्शन है 477.1 जूल पर मोल पर केल्विन, सी ऑप्शन है माइनस का 87.3 जूल पर मोल पर केल्विन, और लास्ट ऑप्शन है माइनस 477.1 जूल पर मोल पर केल्विन। इसका आंसर देखो क्या आना चाहिए। एंट्रोपी, इसको टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लेना, तो ये आएगा तुम्हारा 273 प्लस 61.2, तो ये आएगा 334.2 केल्विन। तो यहाँ से डेल्टा एस की वैल्यू आएगी 29.2 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई, जूल में कर लेना का अपॉन 334.2, तो यहाँ से आएगा 87.3 जूल पर केल्विन पर मोल। राइट डाउन गिव्स एनर्जी। गिव्स एनर्जी, इसको हम कैपिटल जी से लिखते हैं। क्या होती है? गिव्स एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्सिनिटी को डिफाइन करता है कि वो प्रोसेस कैसे हो रहा है। कहने का मतलब है गिव्स एनर्जी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी होती है जिसका हम यूज करते हैं सिस्टम की कैपेसिटी के लिए, कि वो कितना सिस्टम काम कर सकता है। क्लियर है? तो लिखो जरा, गिव्स एनर्जी इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। राइट डाउन, गिव्स एनर्जी is a thermodynamic quantity
is a thermodynamic quantity which is used to measure the capacity of system to do useful work देखो होता क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। क्लियर है? अब देखो जो मेन चीज है वो क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पर अब आपको बताना है कि प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर डेल्टा एच का सिंबल, यहाँ डेल्टा एस का सिंबल और यहाँ डेल्टा जी का सिंबल, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। देखो अगर डेल्टा एच, हमें सबको पता है कि अगर डेल्टा एस 0 से ज्यादा होता है और डेल्टा जी 0 से कम होता है तो प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। क्लियर? और अगर डेल्टा एस की वैल्यू 0 से कम है और डेल्टा जी की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो प्रोसेस कैसा होता है माय डियर, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। देखो अगर एंथैल्पी निगेटिव है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंट्रोपी पॉजिटिव है, डेल्टा जी निगेटिव है, तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी एट ऑल टेम्परेचर। एट एक सेकेंड, ऑल क्योंकि देखो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो स्पॉन्टेनियस नेगेटिव नेगेटिव सब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना? डेल्टा एस। अगला, अगर डेल्टा एच निगेटिव है, ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो एट लो टेम्परेचर पर क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। याद रखना। अगर डेल्टा एच निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और अगर ये पॉजिटिव कर दिया तो एट हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर एंथैल्पी तुम्हारी पॉजिटिव हो गई, एंट्रोपी भी पॉजिटिव हो गई, डेल्टा जी भी पॉजिटिव हो गया, तो लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ध्यान सुनना, जब ये तीनों निगेटिव थे तो लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस था, जब ये तीनों पॉजिटिव हैं तो लो टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस हो। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, डेल्टा जी निगेटिव आ गया, तो हाई टेम्परेचर पर आप रख के देख लेना वैल्यू अपने मन में, रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। समझे? देखो जब निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव थे तो हाई टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस, जब पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव है तो वही हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है, डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो ऑल टेम्परेचर, कितने भी टेम्परेचर ले लो, रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। आप इस वैल्यू को इसमें रख करके पुट करके चेंज देख सकते हो, टेम्परेचर को घटा बढ़ा बढ़ा करके। समझे? नोट कर लो। क्वेश्चन है, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एन endothermic reaction to be spontaneous, एंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो, स्पॉन्टेनियस, ऑप्शन दे रहा हूं, फर्स्ट डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, टी डेल्टा एस की वैल्यू
निगेटिव होनी चाहिए क्या? लास्ट ऑप्शन T डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा G। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, किस कंडीशन पर? कैसे देखो सुनो, अरे भाई एंडोथर्मिक है, हमारा काम क्या है, डेल्टा एस की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, डेल्टा जी 0 से कम होना चाहिए। अरे डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर ये पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो डेल्टा जी तो लेस देन 0 ही आएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ना प्रोसेस। सिंपल सी बात, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है, नोट करो।